वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में बेसिकली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात किया था और उसी के बिहाफ पर कैसे डेल्टा एच को कैलकुलेट करते थे इसको डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक को थर्मोडायनेमिक्स के अंडर लेने जा रहे हैं वो है बेसिकली द लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री और इसमें बेसिकली दो लॉज हमें पढ़ने हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री और एक है जिसे हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं जो लेवॉइजियर एंड लेप्लास ने दिया था और या इसी को लेवॉइजियर लेप्लास लॉ भी कहते हैं। तो इस लॉ के हिसाब से जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है बच्चों वो हमेशा बराबर होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड के। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन जब कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच जो है वो -393.5 किलो जूल्स है। और जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे मतलब कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं या जब इसका हम कंबशन कर रहे हैं तो ये जो हीट इवॉल्व्ड है जो डेल्टा एच है ये एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है जितना कि फर्स्ट सिस्टम में हीट रिलीज थी। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम में हीट आ रही है दैट इज बेसिकली द हीट रिलीज्ड और यहाँ पे देखिए हीट एब्जॉर्ब्ड जो है वो उसके बराबर आ रही है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, बस साइन का फर्क आता है। तो ये लॉ कहता है कि जितनी हीट इवॉल्व होगी उतनी ही हीट बेसिकली एब्जॉर्ब होगी। तो न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से तो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से जो हमारा बच्चों सेकेंड लॉ है जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं या लॉ ऑफ हीट सम्मेशन या हेस लॉ कहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसके न्यूमेरिकल्स अभी हम अपने फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। तो देखते हैं कि अब हमारा हेस लॉ जो है यहाँ पर वो क्या कहता है। तो वो ये सिंपल सा फंडा इसका ये है, वो ये कहता है कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स थ्रू विच इट इज कैरिड आउट। वो कहता है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है is always independent to the path and the number of steps through which it is carried out। मतलब कि heat of reaction कभी भी intermediate step में कोई भी जो कंपाउंड बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ यूज करी जाती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अल्टीमेटली जो फाइनल हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होती है एंड दैट इज बेसिकली द लॉ is very very important so far as the numerical prospect is concerned। तो अभी हम बच्चों हेस लॉ को यहाँ पर देखेंगे लेकिन न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम यहाँ पर देखिए हेस लॉ को थोड़ा सा एक जनरलाइज्ड फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक जनरल कॉन्सेप्ट हम लेते हैं हेस लॉ के बारे में जो कि न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लॉ से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि हमें न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझना है। लॉ सिर्फ थ्योरी बेसिस का एक पार्ट है। तो जब कभी भी हम हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम एल्जेब्रिक मोड्स को यूज कर सकते हैं दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम यहाँ पर इन चीजों को यूज करके एक्चुअली अपने आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक जनरल फॉर्म लेते हैं हम हेस लॉ का। तो देखिए एक जनरल फॉर्म हम की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर हेस लॉ से रिलेशन की जब हम यहाँ बच्चों बात करेंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A और A gives B and this B is converted to C।
अब मान लीजिए मुझे ये निकालना है कि A से C बनने तक कितना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं हेस लॉ के थ्रू कैसे निकालूंगा, तो देखते हैं इसके लिए बच्चों। मान लीजिए इसके लिए जो H1 की वैल्यू है और ये जो H2 की वैल्यू है ये प्लस x है और सपोज ये बेटा माइनस y है। You need to calculate basically the conversion of A to C। ना तो मुझे A to B चाहिए और ना मुझे B to C चाहिए, मुझे जो निकालना है बच्चों वो A to C का निकालना है। लॉ यही कहता है कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं इसकी हीट पर जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करती। इस A to C के लिए जो पर्टिकुलर यहां पर H आएगा वो बेसिकली एक अलग ही सिस्टम से हम डेवलप करेंगे और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को हम यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको A to C करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन 1 और ये है बच्चों इक्वेशन 2। आप इसको बेसिकली एडअप करेंगे और जब आप एडअप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं बच्चों हम, A प्लस बी गिव्स B प्लस C। तो आप यहां पे देख सकते हैं जब ये B इधर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस A विल गिव C। दैट मीन्स A से C के कन्वर्जन के लिए जो डेल्टा H आएगा वो बेसिकली X प्लस माइनस Y को इस तरीके से हम यहां पे लिखेंगे। हम दोनों रिएक्शंस के H को बेसिकली एडअप करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम which we have actually chosen for actually calculating the H for the transformation of A to C। तो अब देखिए इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट मीन्स x माइनस वाई हो जाएगा ये, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो एक्चुअली डेल्टा H की वैल्यू होगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ A to C। तो इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें हम हेस लॉ को यूज करेंगे और हम यहां पर बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे। तो चलिए अब धीरे धीरे करके हम हेस लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहां पर बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री के दो लॉस को डिस्कस किया, लेवोसियर लैप्लास लॉ को डिस्कस किया था और जो सेकंड लॉ हमारा था जो हीट ऑफ समेशन ऑफ लॉ था जिसको हम थर्मोकेमिस्ट्री का सेकंड लॉ कहते हैं या हेस लॉ कहते हैं, उसको डिस्कस किया था। उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म न्यूमेरिकल का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम वहां पर हेस लॉ के बेसिस पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है द मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर -21.1, -94.1 and -68.3 किलो कैलोरीज। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ईथेन। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ईथेन के फॉर्मेशन की मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी दे रखी है, 21.1 माइनस में वैल्यू दे रखी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप सिंपली करेंगे कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स C2H6 और इसको आप बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको सिंपल 1 मोल के रेफरेंस में चीजों को पहले यूज करना है और उसके बाद आपको उसकी बैलेंसिंग करनी है। क्योंकि देखिए जब कभी भी हम मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझिएगा आप देखिए किसी भी चीज की जो मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो एक्चुअली कितने चीज के लिए होती है, वो हमेशा 1 मोल के लिए होती है। देखिए इसीलिए क्वेश्चन में यहां पे भी देखिए 1 मोल रहेगा, यहां पे भी 1 मोल रहेगा और यहां पे भी 1 मोल है। और 1 मोल के लिए देखिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स की ये है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा आपको 1 मोल के रेफरेंस में ही उस चीज को लेना है। अब क्या करें आप यहां पे जैसे C2H6 में आपको एक बार करके दिखाता हूं। सपोज आपको C2H6 का मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमारे पास कि हम यहां पर कैसे लें इस चीज को। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप
प्लस H इस तरीके से बच्चों लिख दीजिए, क्योंकि एक प्योर हाइड्रोकार्बन है और ये एक्चुअली C2H6 जनरेट हो रहा है। तो उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। आप यहाँ पे 2 कर दीजिए और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 6 कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस बनाएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन की। ऐसे ही बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाएंगे। देखिए 1 मोल CO2 हमने लिख दिया, यहाँ पे 1 एटम कार्बन का है और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। सिमिलरली हमने वाटर के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशंस हैं वो हमने यहाँ पर सेट कर दी। अब देखिए बच्चों, हमें जिस चीज को निकालना है वो ये कह रहा है, और आप इस चीज को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कर दीजिए। अब देखिए यहां पे हमें कैलकुलेट द मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ईथेन निकालना है। अब इसमें इंपॉर्टेंस किस चीज की आप ये समझिए, हमसे वो ये कहना चाह रहा है कि आपको कंबशन के लिए निकालना है, जो कि फॉर्मेशन का उल्टा है। इक्वेशन 1 में बेसिकली फॉर्मेशन के लिए दे रखा है, और इक्वेशन 2 जो हमको एक्चुअली निकालनी है वो कंबशन के लिए निकालनी। कंबशन की जो इक्वेशन होती है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की जो इक्वेशन होती है बच्चों, मैं बताता हूं कैसे निकलती है। हमारे पास एल्केन का जब भी आप कंबशन करेंगे, तो देखिए ये हमने जनरल फॉर्मूला लिख दिया एल्केन का। और अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से आप एक जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, जहां पे आप इस चीज को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और आपकी ये इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। तो जब कभी भी एल्केन का कंबशन करना हो तो आप ये एक जनरल फॉर्मूला लगाइएगा इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि N का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन है, दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि जो मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ईथेन है वो हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एल्केन गिवन है वो क्या है बच्चों, C2H6। अब यहाँ पे N की वैल्यू मेरे पास बेसिकली कितनी आ गई, क्योंकि वो 1 मोल के लिए यूज करना है हमेशा, तो यहाँ पे मैं 2 मोल्स नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरीके के फॉर्मूलेस को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, आप यहाँ प्लेस कर लीजिए, तो 3 × 1 + 1 7/2 आपके पास देखिए बच्चों ऑक्सीजन की बैलेंसिंग आ गई। और यहाँ पे जितने कार्बन हैं उतने आप यहां पर इस तरीके से लिख दीजिए, और वाटर आपके पास देखिए ये आ गया। तो आपको कोई हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन एटम हो गया, और ये 3 हो गए 7 ऑक्सीजन एटम हो गए। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। कार्बन हमारे पास 2 हो गए, ये देखिए 2 हो गए, और हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गए। लेकिन हमेशा एक चीज मैंडेटरी है कि आप इस चीज को याद रखें कि हमेशा हम बैलेंसिंग करेंगे, कंबशन करेंगे, चाहे फॉर्मेशन करेंगे, वो होगा हमेशा बच्चों 1 मोल के लिए ही। तो इस इक्वेशन को मैं फटाफट से बच्चों ऊपर लिख देता हूं। ये मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट बता दिया कि कैसे हम इक्वेशन की बैलेंसिंग करते हैं। तो चलिए इस इक्वेशन को हम यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं। अब क्वेश्चन को मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप इस चीज को समझिएगा कि कोई भी चीज हमको जो एरो के लेफ्ट में दे रखी है वो उसको आप LHS लिख दीजिए, और जो एरो के राइट में दे रखी है उसे आप RHS लिख दीजिए। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आप हेस लॉ की जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रैक्टिस जो है बच्चों एकदम 180 डिग्री है, तो एकदम वो ऑपोजिट होती है। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल के हिसाब से ही करना पड़ता है। तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है
वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं ज्यादा एम्फेसिस उन बच्चों के लिए यहाँ पे रखने वाला हूँ जो बायो साइड के हैं, जिनको मैथ्स को थोड़ा कम एनकाउंटर करना पड़ता है। तो स्पेशली जो बायो वाले बच्चे हैं उनको हम समझाने की एक प्रक्रिया यहाँ पे चालू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, कि बच्चों जो भी चीज आपको निकालनी है सबसे पहले आप ये देख लीजिए। निकालना क्या है? हमें निकालना है बेसिकली कंबशन। और क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए इसका फॉर्मेशन, हमें इथेन का कंबशन निकालना है। और क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस में देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन में इथेन का फॉर्मेशन दे रखा है। तो डेफिनेटली एक चीज आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो इथेन है वो राइट हैंड साइड पर है, लेकिन यहाँ पे जो इथेन है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब आप इक्वेशंस को देखते चलिए। तो जब भी किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लाना पड़ता है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाना पड़ता है, तो हमें उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। अब देखिए यहां पे हमें निकालना है इथेन का कंबशन, दे रखा है इथेन का फॉर्मेशन। तो बच्चों पहली चीज तो ये है कि डेफिनेटली हमें इस इक्वेशन 1 को माइनस करना है, ये बात तो पक्की हो चुकी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कहां पे दे रखा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी राइट हैंड साइड में दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे भी राइट हैंड साइड में दे रखा है। अब हम देखते हैं बच्चों वाटर का क्या रेफरेंस है। वाटर भी यहां पे राइट हैंड साइड में दे रखा है, यहां पे भी राइट हैंड साइड में दे रखा है। इसका मतलब एक चीज पक्की हो गई है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों इस इक्वेशन के हिसाब से एक ही तरफ फिट हो रही है। अब इसमें से हमें इसको क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। लेकिन ये करने से पहले आपको यहां पर इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मोल के रेफरेंस में हमने यूज किया है और वाटर को हमने बेसिकली 3 मोल्स के रेफरेंस में यूज किया, लेकिन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हमने सिर्फ 1 मोल के रेफरेंस में यूज करी। और ध्यान रखिएगा जब कभी भी आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमको वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स है और यहाँ पे 1 मोल है, तो हम इस बच्चों पूरी इक्वेशन को एक्चुअली क्या करने वाले हैं? 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही देखिए वाटर जो है उसको भी बैलेंस करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें होगा क्या आप समझिए कि जब कभी भी बच्चों हम इसको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे जो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है ये पर मोल के रेफरेंस में होता है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये दुगना हो जाएगा, और अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये तिगुना हो जाएगा। फाइनली अगर मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है तो मेरी इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके जो इक्वेशन फाइनल में बनने वाली है वो ये बननी चाहिए, अगर हमारा कॉन्सेप्ट ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि फाइनली क्या हमारे पास ये इक्वेशन डिराइव होती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या किया बेटा कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हम इस चीज को बाद में यूज करेंगे, हम पहले से इक्वेशन को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने क्या किया? थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा और उसमें से बच्चों हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि यहां पे मेन इक्वेशन जो जिस चीज की हमें निकालनी है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं और वाटर के देखिए बच्चों 3 मोल्स है। तो इसको इसलिए इसके रेफरेंस में हमें ये को उतना मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इक्वेशंस को सेट करते हैं। देखिए ये 2 से जब मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया? ये हो गया 2C प्लस ये देखिए 4O, और इधर से भी इसको जोड़ देते हैं बच्चों, प्लस 6H प्लस 3O, और उसमें से हम यहां पे क्या करते हैं? 2C माइनस क्या कर रहे हैं? 6H को माइनस कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जोड़ी तो 2CO2 प्लस 3H2O, और ये देखिए माइनस करा है मैंने फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये माइनस C2H6 आ गया। तो एक बार फिर से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एड अप करके फर्स्ट इक्वेशन को उसमें से माइनस कर देंगे, और सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में भी यही करेंगे। तो फिर से देखते हैं, ये देखिए हमारे पास 2C हो गया प्लस 4O हो गया सेकंड इक्वेशन का। हमें सेकंड और थर्ड को बच्चों एड अप करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6H प्लस 3 ऑक्सीजन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का एडअप हो गया। उसमें से मैंने इसको माइनस किया तो माइनस 2C, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 6H हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे बेसिकली क्या होगा, ये देखिए 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 3 मोल्स वाटर के, उसमें से हमने इस इथेन को माइनस कर दिया। अब देखिए यहां क्या होने वाला है, अगर हमारा प्रोसीजर सही है तो फाइनली ये सब कट कटा के ये चीज अपने आप आएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऐसा होता है। देखिए प्लस 2C से माइनस 2C कैंसिल हो गया, प्लस 6H से माइनस 6H कैंसिल हो गया, 4O प्लस 3O 7O हो गया। देखिए यहां पे 7O हो रहा है, ये 2 से 2 कट गया और आपके पास 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको। ये दोनों चीजें बच्चों राइट हैंड साइड पे ही रह रही हैं, और ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह रही है, और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी C2H6 प्लस 7O गिव्स 2CO2 प्लस 3H2O। ये देखिए ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनके तैयार हो गई। तो अब मुझे फाइनली क्या करना है, मुझे फाइनली मोलर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन निकालना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों कि मैंने किया क्या था, मैंने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था और मैंने थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था, और इसमें से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया था। तो मैं यहां करने क्या वाला हूं कि इसकी मोलर जो फॉर्मेशन की एनर्जीज दे रखी हैं, मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, उसको भी आप उसी प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मींस कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू माइनस 94.1 प्लस, ठीक है। देखिए 3 इंटू माइनस 68.3, तो ये तो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके जो वैल्यू आई वो यूज करी, और उसमें बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड दैट इज माइनस 21.6। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक आप मोटे तौर पर यहां पर एक अंदाजा लगाइए कि ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस 188.2, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आएगी लगभग 240.9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 21.6। तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 372 किलो कैलोरीज। तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। देखिए वो माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये 204 और 188 को जब आप जोड़ेंगे उसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो नेट आंसर आएगा वो माइनस 372 किलो कैलोरीज आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम टाइप थी जो मैंने यहाँ पर हेस लॉ के रिलेशन में बेसिकली डिस्कस करी है। हर प्रॉब्लम में बच्चों यही करना होता है, कहीं ना कहीं 90% ऑफ द केसेस में बेसिकली एक इक्वेशन को जिसमें हमें उसको प्रोडक्ट में ले जाना है या रिएक्टेंट के लिए इस रेफरेंस में यूज करना है, तो जब कभी भी मुझे किसी चीज को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा तो वहां पे ये श्योर हो जाएगा कि इस इक्वेशन को आप बेसिकली क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद today's topic that was basically Hess law of constant heat summation। अब देखिए लॉ कैसे लगा, लॉ ये कहता है कि जो फाइनल रिएक्शन था उसका डेल्टा H
जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होता। देखिए उससे उसका कोई रिलेशन है भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो फाइनल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आया वो आया -372 किलो कैलोरीज, जो कि इंटरमीडिएट स्टेप्स के किसी भी फॉर्मेशन वाले मोड से कंपैरेबल नहीं है। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें इनको बेसिकली यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि इक्वेशन एक्चुअली हम इंटरमीडिएट स्टेप के रेफरेंस में ही निकालेंगे। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी हेस लॉ से रिलेटेड। बाकी जो हमारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम अपनी डीपीपीज में डिस्कस करेंगे।